मेरी ज़हन से वह बातें आज तक नहीं निकली है। न जाने क्यों एकांत में जब भी रहती हूँ तब तब वह यादें और गहरी होती जाती हैं। जैसे लगता है कल की ही सारी बातें हैं। ऐसा लगता है वह सब कुछ कल ही घटित हुआ था। मुझे याद है रात ठीक 10 बजे सारे काम समेटकर मैं अपने बिस्तर पर आ चुकी थी। उस दिन पति राघव की तरफ नजर गई तो देखा वे कुछ जरूरी काम कर रहे थे। सुनिए जी, आज सोने का इरादा नहीं है क्या? अब तो आप घर पर आ चुके हैं। कल सुबह छुट्टी ही है तो कल करिए ना यह सब काम। अरे दो चार छोटे से काम पेंडिंग थे तो सोचा कर लूँ। ठीक है, आ रहा हूँ बिस्तर पर। सब चेक कर लिया ना? गैस वगैरह सब बंद है ना? अरे हाँ हाँ, सब बंद है। मुझसे ज़्यादा तो आपको ही सब चीज़ों की फ़िक्र है। अरे क्यों ना फ़िक्र करूं? सब जिम्मेदारी तुम्हारी थोड़ी ही है, थोड़ी मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक है, चलो अब सो जाओ। गुड नाइट। राघव ने बस इतना ही कहा और करवट बदलकर सोने लगे। यह क्या, 2 मिनट के अंदर ही वह नींद के आगोश में समा गए और यहाँ मैं सोने की कोशिश ही कर रही हूँ, मगर नींद तो जैसे कोसों दूर है मेरी आंखों से। लेकिन सब बातों को परे झटक मैं भी नींद के आगोश में समा गई। मुश्किल से 10 मिनट हुआ होगा कि अचानक डोरबेल बजने लगी। मेरी नींद कच्ची थी इसलिए तुरंत टूट गई। भाई इतनी रात गई कौन हो सकता है? कहीं कोई चोर वोर तो नहीं? घबरा कर मैंने राघव को उठाया जो गहरी नींद में सो चुके थे। देखिए, कोई दरवाजे पर है। मेरी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखकर बोले, इस समय कौन हो सकता है? क्या पता, कहते हुए मेरे चेहरे पर भी प्रश्न चिन्ह उभर आया। कुछ दुखी, कुछ अनमनी से होकर वह बिस्तर से उठ रहे थे कि घंटी दोबारा बज उठी। अरे इस समय कौन आ गया? यह भी भला किसी के घर जाने का समय है? बड़बड़ाते हुए पति ने दरवाजे की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। दरवाजा खुलने की आवाज़ के साथ ही मुझे किसी महिला की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह बहुत जल्दी जल्दी कुछ कह रही थी और ऐसा लग रहा था कि मेरे पति उससे कदाचित सहमत नहीं हो रहे थे। यह आवाज़ तो हमारे किसी परिचित की नहीं लगती। सोचते हुए मैंने कमरे के बाहर झांका। हेलो, आप रेखा है ना? मैं कामिनी, कामिनी सेठ। कहते हुए वह मेरी ओर आ गई और अपना बाहिना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। हाथ पकड़े पकड़े ही वह लगातार बोलती चली गई। मैं आपकी कॉलोनी में ही रहती हूँ, उधर 1005 नंबर में। बहुत दिन से आप लोगों से मिलने की इच्छा थी, मौका ही नहीं मिल रहा था। आज मैंने सोचा अब और नहीं, आज तो मिलना ही है। हैं? आइए ना। कुछ बुझे मन से मैंने बोला। मैं थकी हुई थी और उस समय अतिथि सत्कार के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, चलिए। हम लोग कॉफ़ी पीने ताज में चल रहे हैं। ताज में? इस वक्त? कल चली तो? अरे नहीं, कल किसने दिखा है, हम आज ही चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। कॉफ़ी शॉप तो खुली ही होगी। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, कामिनी जल्दी से दरवाजे की ओर मुड़ गई और जाते जाते एक सांस में बोल गई, जल्दी से आप दोनों बाहर आ जाओ। कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पहना हुआ है। मेरी कार बाहर सड़क के बीचों बीच खड़ी है। इससे पहले कि लोग हॉर्न मारना शुरू कर दें, मैं चली। कार में आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं और मेरे पति एक दूसरे को देखते रह गए और कामिनी सटाक से घर के बाहर थी। अब हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। हम दोनों ने जल्दी से जीन्स और शर्ट पहने और कामिनी की कार में पहुंच गए। तो यह थी कामिनी, जीवन से भरपूर, कोई दिखावेबाजी नहीं, जो दिल में वही ज़बान पर। हालांकि मैंने उसे कॉलोनी में आते जाते कई बार देखा था, परंतु आमने सामने आज मैं उससे पहली बार मिल रही थी। पर मुझे लग रहा था जैसे मैं उसे सदियों से जानती हूँ। लंबी कदकाठी, छरहरा बदन, दोनों गालों में डिम्पल जो मुस्कुराते समय और भी गहरे हो जाते थे। कंधे के नीचे तक झूलते उसके बाल जो उसके लंबे चेहरे को मानो फ्रेम की भांति सजा देते थे। इन सब के ऊपर उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें जो बिन बोले ही कितना कुछ बोल जाती थी। पर आंखों को बोलने का मौका तो तब मिलता जब कामिनी कुछ बोलना बंद कर दी। कुल मिलाकर कहे तो एक बेहद खुश मिजाज और जिंदा दिल लड़की। मुझे और कामिनी को दोस्ती करने में बिल्कुल समय नहीं लगा।
हम दोनों ही देहरादून के रहने वाले थे और दोनों ही पब्लिक सेक्टर की बैंकों में नौकरी करते थे। बातों ही बातों में उसने बताया कि उसका एक प्रेमी भी है, सतीश, जो इस समय एमबीए करने अमेरिका गया हुआ है। 1 साल बाद लौटेगा। हालांकि उसके माता पिता इस विवाह के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि कामिनी का रंग सांवला है। पर सतीश ने अपना मन पक्का कर लिया है कि वह शादी करेगा तो उसी से ही, नहीं तो किसी से नहीं। उस रात जो हमारे बीच मित्रता का एक अटूट बंधन बन गया, दिनों दिन प्रगाढ़ होता चला गया। लगता था जैसे पिछले जन्म का कोई नाता था। हम रोज शाम को इकट्ठा घूमते, शॉपिंग करते और फिल्में देखने भी साथ जाते। कुछ ही महीनों में कामिनी एक प्रकार से परिवार की तीसरी सदस्य बन गई थी। कामिनी के व्यक्तित्व में दिखावेबाजी का नामो निशान भी नहीं था। दो टुक बातें और कोई लगाव छिपाव नहीं। एक संडे के दिन सुबह सुबह बाहर की घंटी बजी। वह जल्दीबाजी जो अब तक कामिनी की पहचान बन चुकी थी। दरवाज़ा खोला तो निश्चय ही कामिनी थी। ना हाय ना हेलो, बस सीधे वह मेरी किचन में थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकूं, उसने ड्रॉवर खोला और सारी चम्मच और कांटे उठा लिए। मेरे घर में कुछ लोग लंच पर आ रहे हैं और मेरे पास चम्मच कम है। तुम लोग आज हाथ से खाना खा लेना। चलो, अच्छा 2 चम्मच रख लो, बाकी सब शाम को लौटा दूंगी। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा। अच्छा, फिर शाम को मिलते हैं। मैं बचा हुआ खाना ले आऊँगी, इकट्ठा खाएंगे। मैं मुस्कुरा दी। कामिनी मुझसे कुछ साल छोटी थी। मुझे उस पर छोटी बहन जैसा ही प्यार आता था। शाम हुई और फिर रात हुई। मैंने डिनर में कुछ भी नहीं बनाया। कामिनी का इंतज़ार कर रही थी। अपने वादे के अनुसार वह मेरी चम्मच और कांटे लेकर वापस आ गई और आते ही बोली, कुछ खाना नहीं बचा, मेरे मेहमान सब खा गए। तेरे फ्रिज में कुछ पड़ा है क्या? निकाल ले, मैं तब तक खिचड़ी बनाती हूँ। ऐसे ही महीने निकल गए। उसकी सुहबत में पता ही नहीं समय कहाँ उड़ जाता था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं गेट के बाहर खड़ी थी और कामिनी बैंक से वापस आ रही थी। दूर से देखा तो मन में एक खटका सा हुआ। उसकी चाल कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वह पास आई तो मैंने पूछा, कैसे चल रही है टेढ़ी मेढ़ी? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? यह सुनकर वह हंस पड़ी और उसके गालों के डिंपल और गहरे हो गए। अरे कुछ नहीं, कुछ दिनों से मैं सीधे नहीं चल पा रही हूँ। मेरा डॉक्टर कह रहा था कि कमजोरी होगी, कुछ विटामिन खा लो, पर मुझे लगता है कहीं तो कुछ गड़बड़ है। कल किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने की सोच रही हूँ। अभी तो देर हो रही है, चलती हूँ, कहकर वह कुछ झूमती हुई, कुछ लड़खड़ाती हुई अपने फ्लैट की ओर चल पड़ी। 3 दिन बाद उसका फ़ोन आया। रेखा, अरे यार, मैं हॉस्पिटल में पहुँच गई हूँ। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं तुझे कुछ बता भी नहीं पाई। क्या? हॉस्पिटल में? कौन से हॉस्पिटल में? क्या हुआ? कुछ ज़्यादा नहीं, मेरे दिमाग में कोई कीड़ा है। यह तो मुझे हमेशा से ही पता था, पर अब न्यूरोलॉजिस्ट को एक ट्यूमर भी मिल गया है। शायद कीड़े का घर होगा, कहकर वह जोर से हंस पड़ी। साफ साफ बता, पहेलियाँ मत बुझा, मैंने फटकार लगाई। डॉक्टर ने कहा है तुरंत ऑपरेशन करना चाहिए। मैंने कहा ठीक, जैसी आपकी मर्जी। मम्मी को देहरादून से बुला लिया है, कल ऑपरेशन है। तू आएगी ना मुझे हॉस्पिटल में मिलने? मैं सख्ते में आ गई और कुछ बोल भी नहीं सकी। इतने बड़े और सीरियस ऑपरेशन के पूर्व संध्या को कोई इतना चिंता मुक्त कैसे हो सकता है? मैं उसकी मम्मी से मिलने और कामिनी का हाल जानने रोज हॉस्पिटल जाती रही। 5 दिन बाद उसे आईसीयू से कमरे में लाया गया। उसके सिर के सारे बाल हटा दिए गए थे और पूरे सिर पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। शकल से कुछ कमज़ोर लग रही थी, पर उसकी मुस्कुराहट जो की त्यों थी। कितनी बहादुर लड़की है। मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई, पर मुझे लगा कि उसका चेहरा कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ऐसा लगा कि कहीं उसके चेहरे पर लकवा तो नहीं मार गया, पर पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। कामिनी ने मेरा दिमाग तुरंत पढ़ लिया। क्या देख रही है?
मेरा मुंह टेढ़ा लग रहा है ना? वो ट्यूमर मेरे दिमाग के नर्व के चारों ओर लिपटा हुआ था। बेचारे सर्जन ने बहुत कोशिश की, पर हार कर उसे वह नर्व काटनी ही पड़ गई। कहकर वह हंस दी, पर उस हंसी के पीछे छिपी मायूसी साफ दिख रही थी। डॉक्टर का कहना था, गनीमत समझो कि तुम्हारी जान बच गई। शकल का क्या है? जो मुझे जानते हैं वह मुझसे प्यार करते हैं, वे सब तो खुश ही होंगे कि मैं जिंदा हूँ। जो मुझे जानते नहीं वह कुछ भी सोचे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों, ठीक है ना? फिर वही 1000 वाट बल्ब वाली मुस्कुराहट। जीवन की इतनी बड़ी मार उसने कैसे हंसते हंसते झेल ली, देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। हॉस्पिटल की घंटी बजने लगी। आगंतुकों के घर जाने का समय हो गया था। मैं भी घर लौट आई, पर रास्ते भर सोचती रही, बेचारी कामिनी के साथ ऊपर वाले ने कितना अन्याय किया है। 2 दिन बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो देखा कामिनी काला चश्मा लगाकर बिस्तर पर लेटी हुई है। अरे वाह, क्या स्टाइल है! अंदर कमरे में भी काला चश्मा। मैंने बिना सोचे समझे ही बोल दिया, पर उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर तुरंत ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने मुझे गंभीरता से बताया कि लकवे की वजह से उसकी पलक झपक नहीं रही है और उसमें इन्फेक्शन का खतरा है। इसीलिए डॉक्टर ने उसकी आंख पर टाँके लगा दिए हैं। उसी को छिपाने के लिए उसे चश्मा लगाना पड़ रहा है। उसके ऑपरेशन के बाद उस दिन पहली बार लगा कि वह परेशान है। मैंने उसे सांत्वना देने का प्रयास तो किया, कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। पर मेरा अपना दिल उसकी यह दशा देखकर डूब रहा था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के उपरांत वह स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने माता पिता के साथ देहरादून चली गई। तकरीबन 2 महीने बाद वह वापस दिल्ली अपने घर आ गई। वही पतली दुबली और लंबी आत्मविश्वासी लड़की। उसके बाल भी कुछ बढ़ गए थे, हालांकि थे छोटे ही। बस अब एक ही फर्क आ गया था, वह हर समय बड़ा सा काला चश्मा लगाकर रखती थी, जिससे उसकी बंद बाईं आंखें और विकृत चेहरा किसी को पूरी तरह दिखाई न दे। एक शाम जब हम दोनों कॉलोनी में टहल रहे थे, उसने अपने दिल का दर्द मुझे बता ही दिया। रेखा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी ऐसी सूरत देखकर भी सतीश मुझसे वैसे ही प्यार करेगा जैसे वह पहले करता था? क्या तुम्हें लगता है कि वह अभी भी मुझसे शादी करना चाहेगा? मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या कहना चाहिए। मैं तो सतीश से कभी मिली ही नहीं थी, पर हिम्मत करके मैंने कहा, अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करता है तो ज़रूर शादी करेगा। मेरा दिल जानता था कि मैं उसे खुश करने के लिए ही ऐसा कह रही थी। पता है रेखा, वह मुझे हजारों टेक्स्ट मैसेज भेज चुका है और पता नहीं सैकड़ों बार उसके फ़ोन आ चुके हैं, पर मैं उसको कोई जवाब नहीं दे रही हूँ। मैंने देखा वह अपना दुपट्टा उंगली में लपेटे जा रही थी। स्पष्ट था कि वह काफ़ी परेशान थी और किसी उलझन में पड़ी हुई थी। हैं? ऐसे क्यों पागल? तूने उसे अपनी सर्जरी के बारे में बताया नहीं क्या? उसको तेरी कितनी फिक्र हो रही होगी, बेचारा क्या सोचता होगा। मैंने उसे प्यार भरी फटकार लगाई। जानती हूँ, सर्जरी के समय उसके सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाले थे। उसे टेंशन हो जाती तो पढ़ता कैसे? बाद में मैंने सोचा कि क्या बताऊँ, जिन आँखों में डूब जाने की बात वह हमेशा करता था, उनमें से एक तो हमेशा के लिए बंद हो गई है। मैं नहीं सोचती कि उसे अब मुझसे शादी करनी चाहिए, पर उसने तुमसे शादी का वादा किया है, तुम्हें उसे बताना तो चाहिए था। उसका इतना हक तो बनता है ना। मुझे पता है रेखा, पर मुझे रिजेक्शन से डर लगता है। अगर उसने मना कर दिया तो? पर जानने का अधिकार तो उसे है ना। मैंने फिर बात वही दोहराई। लेकिन मैं यह समझती हूँ कि वह एक बिना आँख की लड़की से क्यों शादी करेगा। उसे करनी भी नहीं चाहिए। सारी ज़िंदगी क्यों ख़राब करेगा बेचारा। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब करूँ। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। उसे कोई और मिल जाएगी और मैं उसकी ज़िंदगी से कहीं दूर चली जाऊंगी। कहते समय उसका गला रूंध गया था और उसका घर भी आ गया था। बिना कुछ बोले वह घर की ओर मुड़ गई। शाम के अंधेरे में भी उसकी आंखों के बहते आंसू मुझसे छिप ना सकें। अगले 2-3 सप्ताह तक मैं भी काम में कुछ ज़्यादा ही मशगूल रही। बैंक में इंस्पेक्शन चल रहा था। फिर एक दिन अचानक वह मुझे दिखी।
टैक्सी में कहाँ जा रही थी? उसने टैक्सी रुकवाई और बैठे बैठे ही बोली, रेखा, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मैं दिल्ली से बाहर जा रही हूँ। क्या? अचानक? कहाँ जा रही है? सब बताऊंगी, पर अभी नहीं, फ़्लाइट छूट जाएगी। मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें फ़ोन करती हूँ, बाय। कहते हुए उसने ड्राइवर को चलने का इशारा किया और टैक्सी चल पड़ी। कुछ देर में तो वहाँ जड़वत खड़ी टैक्सी को जाते हुए देखती रही, फिर घर की ओर मुड़ गई। यह कैसा फेयरवेल था? सहेली से बिछुड़ने का दुख भी हुआ और गुस्सा भी बहुत आया। मैं वहाँ खड़ी ना होती तो वह शायद मुझे बता कर भी नहीं जाती। इसी को दोस्ती कहते हैं क्या? मैंने उसके फ़ोन का हफ्तों तक इंतज़ार किया, ना कोई फ़ोन आया और ना ही कोई मैसेज। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वह गई किस शहर में है। सेल फ़ोन पर फ़ोन किया तो एक ही जवाब, आप जिस फ़ोन से संपर्क करना चाह रहे हैं वह या तो स्विच ऑफ है या कवरेज क्षेत्र से बाहर है। और कुछ दिन बाद यह नंबर मौजूद नहीं है। उसने अपना फ़ोन नंबर ही बदल लिया था और मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं समझी थी। सेल फ़ोन तो बदला ही, उसने अपना फेसबुक अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया था। उसको भेजी हुई ईमेल्स भी वापस आ रही थी। मन उसकी परेशानी को लेकर पहले ही उदास था। अब मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने मेरी दोस्ती का कैसा भद्दा मजाक उड़ाया था। इस घटना को कई वर्ष बीत गए। जिंदगी अपनी डगर पर चलती रही, नए रिश्ते बनते गए, नौकरी की बढ़ती हुई जिम्मेदारियां और घर पर बढ़ती उम्र के 2 बच्चों की देखरेख। कुछ सोचने के लिए 2 क्षण भी नहीं मिलते थे। कामिनी द्वारा दिया गया घाव भी अब संभवतः भर चला था। हालांकि कभी कभी अचानक उसकी बहुत याद आती। कहाँ होगी, कैसी होगी, कौन जाने। फिर ऐसे ही एक दिन अचानक बैंक में निर्देश मिले। मुझे अहमदाबाद के एक प्रतिष्ठित संस्थान में 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जाना था। जाने का मन तो नहीं था, पर प्रोग्राम अच्छा था तो मना नहीं किया और मैं अहमदाबाद पहुंच गई। वहाँ अलग अलग संस्थानों और बैंकों से अधिकारी आए हुए थे। पहले दिन ही जब सब अपना अपना परिचय दे रहे थे, मैं एक व्यक्ति का परिचय सुनकर सतर्क हो गई। वह उसी बैंक का था जिसमें कामिनी काम करती थी। मैंने तभी सोच लिया कि मौका लगते ही उससे कामिनी के बारे में पूछूंगी। मौका हाथ तो लगा, परंतु आखिरी दिन हम लोग लंच के समय एक ही मेज पर थे और मैं पूछे बगैर न रह सकी। क्या आप कामिनी सेठ को जानते हैं? कई वर्ष पूर्व वह दिल्ली हेड ऑफिस में थी, पता नहीं अभी कहाँ है। हाँ हाँ, उससे तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कामिनी मेरी बैचमेट ही तो है। आजकल वह मुंबई की मुख्य शाखा में है। क्या आप जानती हैं उसे? जी हाँ, कुछ वर्ष पहले वह मिली थी, हमारी कॉलोनी में रहती थी। कहते हुए मैं कुछ हिचकिचा गई। कैसे कहती कि वह तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी। क्या वह अभी तक कुंवारी है या शादी कर ली? मैंने कुछ झिझकते हुए पूछा। हाँ हाँ, उसकी शादी तो लगभग 6-7 साल पहले मुंबई आते ही हो गई थी। उसका पति एक जाना माना फाइनेंशियल एनालिस्ट है। क्या बंदा है, बड़ी बड़ी कंपनियां उसको अपने यहाँ रखने के लिए जाल डालती रहती हैं। सुना है उसने अमेरिका से पढ़ाई की है। वहाँ भी सब उसे रखना चाहते थे, पर वह इंडिया वापस लौट आया। वाह, क्या बात है, मैंने आश्चर्य जताया। हाँ तो और क्या। अच्छा, आपको शायद पता नहीं होगा, उनकी प्रेम कथा तो बहुत मज़ेदार है। उस बेचारी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और डॉक्टरों ने ऑपरेशन में कुछ तो लापरवाही दिखाई और उसके चेहरे पर लकवा मार गया। उस वक्त सतीश, मतलब उसका होने वाला पति ना, अमेरिका गया हुआ था। वह उसे वादा करके गया था कि लौट कर उससे शादी करेगा, पर कामिनी को लगा कि वह उससे इस हालत में शादी कदापि नहीं करेगा। उसने बस अपनी ट्रांसफ़र मुंबई कराई और चली आई और साथ ही हम सबसे वादा लिया कि अगर वह उसे ढूंढता हुआ ऑफिस आता है तो हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। वह मज़े ले लेकर बोलता जा रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं कैसे बताती कि कहानी की यहाँ तक का भाग तो मैं भी जानती हूँ। वही हुआ जो कामिनी ने सोचा था। यूएसए से लौटकर सतीश उसे ढूंढता हुआ हमारे ऑफिस आ पहुँचा, पर हमने अपने वादे के अनुसार उसे कुछ नहीं बताया। पर इतने बड़े बैंक में आप ही बताइए, किसी अफसर की पोस्टिंग भला छिप सकती है क्या?
वह बैंक के मानव संसाधन विकास विभाग में गया, फिर कार्मिक विभाग में गया और उसने उसका पता मालूम कर ही लिया। वह कहानी सुनाई जा रहा था और मेज पर बैठे सभी लोग बड़े ध्यान से कामिनी की प्रेम कथा सुन रहे थे। फिर क्या हुआ? सतीश मुंबई गया क्या? मैं बेसब्री से कहानी के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। हाँ गया ना। उसने अपनी पहली फ्लाइट पकड़ी और मुंबई चल पड़ा। कहानी अब क्लाइमैक्स की ओर तेजी से बढ़ रही थी, परंतु उसी समय प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर साहब हमारी मेज पर आ गए और सभी लोग उनसे बात करने के लिए उठ खड़े हुए। कामिनी की प्रेम कथा अधूरी ही छूट गई। लंच के बाद मेरा मन क्लास में बिल्कुल नहीं लगा। बार बार कामिनी का हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आ जाता। उससे मिलने की इच्छा प्रबल हो रही थी। सोचा कि शाम को उसकी बैचमेट से उसका सेलफोन नंबर तो ले ही लूँगी, पर क्लास ख़त्म होने से पहले ही वह निकल गया। शायद उसकी फ़्लाइट जल्दी जाने वाली थी। दिल्ली के लिए मेरी फ़्लाइट अगले दिन सुबह की थी। मैं रात भर कामिनी के बारे में सोचती रही। क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। काश मैं उससे कभी मिल पाती। सुबह सुबह एयरपोर्ट जाते हुए भी मुझे बार बार कामिनी का ही ख्याल सता रहा था। कैसी होगी पता नहीं, ये टेलीपैथी थी अथवा महज इत्तेफाक, पर कामिनी को अचानक सिक्योरिटी लॉन में देखकर मैं दंग रह गई। वह पतला छरहरा बदन, वही कंधों तक झूलते सीधे लंबे बाल, कुछ भी तो नहीं बदला था उसमें। कामिनी एक नटखट बच्चे के पीछे दौड़ रही थी और वह बच्चा मेरी ओर ही आ रहा था। मैंने आगे बढ़कर बच्चे को पकड़ लिया तो कामिनी ने भी मेरी ओर नज़र उठाई। एक हाथ से बच्चे को पकड़, दूसरा हाथ उसने मेरे गले में डाल लिया। रेखा, ओ रेखा, कितने साल बाद मिल रहे हैं यार। कहाँ चली गई थी तू? मैं चली गई थी? तू कहीं जाके छिप गई थी? हाँ, कितने साल बीत गए और तेरा कुछ अता पता ही नहीं। कहाँ गायब हो गई थी तू? कैसी है? सवालों की बौछार तले से निकलना उसे खूब आता था। तुरंत अपनी गलती मान ली। सॉरी माय डियर फ्रेंड, मैंने तुझे जानबूझकर नहीं बताया था। मुझे लगा कि वह मुझे ढूंढता हुआ अगर कॉलोनी में आ गया तो तू कहीं उसे मेरा पता ना बता दे। मुझे पता है तू नहीं चाहती थी कि मैं उससे दूर भाग जाऊं। फिर सतीश ने तुझे कैसे खोज लिया? और सतीश को लेकर तेरे सारे डर, उनका क्या हुआ? आधी कहानी तो मुझे पहले ही पता लग चुकी थी। अब मैं तुझे कैसे बताऊं कि वह कितना गुस्सा हुआ था कि मैंने उसे अपने ऑपरेशन के बाद और लकवे के बारे में कुछ नहीं बताया। 4 महीने से कोई बात नहीं होने से वह बहुत परेशान हो गया था। इंडिया लौटकर उसने पहला काम किया, मेरे पुराने घर गया। वहाँ मेरे बारे में उसे कोई कुछ नहीं बता पाया। अगले दिन वह मेरे बैंक गया और वहाँ से मेरी नई पोस्टिंग मालूम करके सीधा मुंबई मेरे घर पहुँच गया। रात के 12:30 बजे। घंटी की आवाज़ सुनकर पहले तो मैं डर गई। झांक कर देखा तो सतीश खड़ा था। दरवाज़ा खोलने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पहले तो उसने इतना गुस्सा किया कि मैं उससे क्यों भाग रही थी। फिर मेरे ऑपरेशन के बारे में सारी बातें पूछी। जब मैंने उससे कहा कि उसे किसी और से शादी कर लेनी चाहिए तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अच्छा क्या बोला? मैं विस्मयपूर्वक उसे देख रही थी। वह कहने लगा, अच्छा अगर मुझे कुछ ऐसा हो जाता तो तुम मुझे छोड़ जाती? अगर शादी के बाद ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे तलाक दे देती? पागल लड़की, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा? हम सारी रात बहस करते रहे और सुबह उसने कहा, मैं नाश्ता बनाता हूँ, तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, हम आज ही कोर्ट में शादी करने जा रहे हैं। और ऐसे हमारी शादी हो गई। कामिनी के चेहरे पर वही 1000 वाट बल्ब वाली मुस्कुराहट वापस आ गई थी। मैंने अचानक नोटिस किया कि उसके चेहरे पर लकवे का तो नामो निशान भी नहीं था। ना आँख सिली हुई थी और ना ही वह सब छिपाने वाला बड़ा काला चश्मा था। और वह लकवा, आँख, काला चश्मा, मुझे समझ नहीं आया कैसे और क्या पूछूं। अरे दुनिया में बड़े अजूबे होते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। 1 वर्ष बाद मेरे चेहरे का लकवा अपने आप ठीक हो गया। सतीश कहता है कि उसने मुझे हंसा हंसा कर कटी हुई नर्व को फिर से जोड़ दिया। और डॉक्टर कहता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। कहते हैं ना कि सारी बीमारियों का इलाज बस प्यार ही तो है।
कहकर कामिनी बहुत जोर से हंस पड़ी। वह पुरानी संक्रामक हंसी, उसके डिम्पल फिर वैसे ही गहरा गए। अचानक पब्लिक एड्रेस सिस्टम और उसका नाम पुकारा जाने लगा। अंतिम कॉल, श्रीमती कामिनी सेठ, जो अहमदाबाद से मुंबई जा रही हैं, कृपया विमान की ओर तुरंत प्रस्थान करें। आवाज़ सुनकर कामिनी ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और तेजी से प्रस्थान की ओर भागने लगी। कुछ कदम जाकर उसने मुड़कर देखा, हाथ हिलाया और वहीं से चिल्लाई, मैं मुंबई जाकर तुझे मैसेज करूँगी, हम फिर मिलेंगे। तेरा फ़ोन नंबर बदला तो नहीं है ना? और एक बार फिर कामिनी भीड़ से गायब हो गई। मुझे खुशी थी कि उसकी ज़िंदगी का वह दुखद अध्याय समाप्त हुआ और उसकी ज़िंदगी में एक बार फिर खुशी की लहर आ गई थी। वह सामने हवाई जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और मेरी आंखें खुशी से नम हो रही थीं। ज़िंदगी की राह भी कितनी अजीब होती है ना। हम उसे अपने हिसाब से कितना भी मोड़ने की कोशिश करें, वह हमें अपने अनुसार ही चलाती है। नियति मनुष्य के वश में है या मनुष्य नियति के, समझ पाना मुश्किल है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई एक कहानी से कल से।